हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना चैनल NLPS पंडरिया में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा ये जो अक्टूबर माह सत्र का जो दिया गया क्वेश्चन, आपको एक एक करके मैं सभी क्वेश्चनों का उत्तर सहित बनाऊंगा। इसमें गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारा विषय दिया हुआ है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है। आप सब ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं दे दूँगा। इस वीडियो का फायदा हो सके, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर हिंदी देखते हैं। एक अनुच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता था? पहला ऑप्शन देखिए, राज दरबारों में संपत्ति अर्जित करने से। दूसरा ऑप्शन है राज दरबारी शान शौकत से। तीसरा ऑप्शन है विलासितापूर्ण जीवन से। और चौथा ऑप्शन है जन साधारण के बीच और अपने गुरुजनों के पास जाने थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जन साधारण के बीच और अपने गुरुजनों के पास जाने से। अब हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब खुसरो जन सामान्य के पास जाते थे तब कैसा व्यवहार करते थे? पहला ऑप्शन देखिए, उनसे दूरी बनाकर रहते थे। दूसरा ऑप्शन है उनसे घुल मिल जाते थे। तीसरा ऑप्शन है उन पर अपनी शान दिखाते थे। और चौथा ऑप्शन है उन पर दरबारी रौब दिखाते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनसे घुल मिल जाते थे। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो देखिए, मैदान मारना, आग में कूदना, दिमाग खाना और लहू सूखना। तो इसमें से कोई भी दो मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। तो देखिए, इसका उत्तर हम लोग आग में कूदना का अर्थ लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे, और दिमाग खाना का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएंगे। आप चाहे तो किसी और का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी दो का बस लिखना है। तो देखिए, आग में कूदना का मतलब होता है मुसीबत मोल लेना। मुगल शिवाजी से लड़कर आग में कूद गए। फिर देखिए नेक्स्ट, दिमाग खाना। दिमाग खाना का मतलब होता है बेकार की बातें करके तंग करना। तो इसका वाक्य हो जाएगा, देखिए, छोटे बच्चे बड़ों का दिमाग खाते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर छोटा सा गद्यांश आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, क्या आप बांस से परिचित हैं? तो यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगेगा। आगे देखिए, बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। यहाँ पर एक पूर्ण विराम लगेगा इस जगह पर। उसके बाद देखिए, बांसुरी बांस से ही बनती है। यहाँ पर एक पूर्ण विराम लगेगा। काश मेरे पास भी बांसुरी होती। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। फिर यहाँ पर एक पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 4 पूर्ण विराम लगेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। तो चलिए इसका हम लोग आशय स्पष्ट करते हैं। तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा। प्रसंग देकर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तलवार अर्थात शारीरिक शक्ति के ऊपर कलम अर्थात मानसिक शक्ति की प्रतिष्ठा की है। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि वैसे देश में जहाँ मनुष्यों के अंतर्मन में सदैव आग की चिंगारी समान विचार उत्पन्न होते रहते हैं, लोग अपनी धमनियों में क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बुरी प्रवृत्तियों को पनपने नहीं देते, वहाँ यदि लोगों के हाथों में तलवार नहीं भी तो चिंता की कोई बात नहीं होती, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर। यहाँ पर देखिए, रीड द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द चैप्टर अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर, हु इज आस्क्ड फॉर द रूल। तो रूल लाने के लिए किसे कहा गया था? तो देखिए, पहला ऑप्शन है टॉम, दूसरा विल, तीसरा जिम, चौथा गूगल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, टॉम को।
इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। हु इज मिस्टर गूगल्स? तो पहला ऑप्शन है मिस्टर गूगल्स इज अंकल पोजर्स नाइबर। दूसरा ऑप्शन है मिस्टर गूगल्स इज द नरेटर। तीसरा ऑप्शन है मिस्टर गूगल्स इज अंकल पोजर फैमिली मेंबर। तीसरा ऑप्शन है मिस्टर गूगल्स इज अ कारपेंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मिस्टर गूगल्स इज अंकल पोजर्स नाइबर, अंकल पोजर्स के पड़ोसी हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब भरना है। देखिए यहाँ पर स्लेप है तो स्लेप का वर्ब 2 और वर्ब 3 बताना है। तो देखिए स्लेप का वर्ब 2 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ SLAPED स्लैप्ड, और वर्ब 3 भी स्लैप्ड हो जाएगा SLAPED स्लैप्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। लीव का देखिए वर्ब 2 होता है LEFT लेफ्ट, उसी प्रकार वर्ब 3 भी होता है लेफ्ट LEFT लेफ्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु आर 7 ऑफ यू रिफर्ड टू व्हेन अंकल पोजर से 7 ऑफ यू गैपिंग अराउंड देयर एंड यू डोंट नो दैट आई डिड विथ द हैमर। तो यहाँ पर देखिए अंकल पोजर कहते हैं कि 7 ऑफ यू, तो यहाँ पर 7 कौन कौन है उसको बताना है, 7 लोग कौन कौन है उसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए टॉम, जिम, विल, मेरिया, द लिटिल गर्ल, सर्वेंट एंड नरेटर। ये टोटल 7 लोग अंकल पोजर के सामने उपस्थित थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज एवरीवन्स रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। जब डैडी तालाब में गिर जाते हैं तो बाकी लोगों का रिएक्शन कैसे रहता है उसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एवरीवन्स फेस ग्रू मेरी एंड ब्राइट एंड टिमोथी बिगेन टू डांस इन ब्लाइट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं मैथ की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, 35 छात्रों में 21 छात्र हॉकी खेलते हैं, बताएं कितने प्रतिशत छात्र हॉकी नहीं खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत हॉकी नहीं खेलते हैं उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 60%, दूसरा 40%, तीसरा 35%, चौथा 21%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40% हॉकी नहीं खेलते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, 0.089 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है 89%, दूसरा ऑप्शन है 8.9%, तीसरा ऑप्शन है 0.89%, चौथा ऑप्शन है 8,900%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8.9%। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं तीसरा नंबर, 80 रुपये की गेंद को 105 रुपये में बेची गई, बताएं कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 नंबर का सॉल्यूशन इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले क्रय मूल्य लिखिएगा, 80 रुपया है, विक्रय मूल्य 105 है, तो लाभ निकाल लेंगे पहले। लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 105 माइनस 80 बराबर 25 रुपया लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ पर हम लोग लाभ प्रतिशत बराबर देखिए, लाभ हमारा 25 रुपया है गुना 100, क्रय मूल्य 80 रुपया है। इसको सोल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 2500 बटे 80, और 2500 बटे 80 को सोल्व करेंगे तो 31.25 आएगा। तो 31.25% लाभ हुआ है। ये हमारा आंसर आ गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 900 रुपये का 1 वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपया है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 1 वर्ष में 90 रुपया है, तो 4 वर्ष में कितना लगेगा, 90 को 4 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 90 रुपया, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 90 गुना 4, और 90 को 4 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। इस तरीके से 360 रुपया 4 वर्ष में साधारण ब्याज लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10,500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। मूलधन बराबर देखिए 10,500 रुपया है, दर हमारा 6% वार्षिक है और समय
5 वर्ष है। मिश्र धन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 का घात n यानी कि समय। अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 10,500 गुना 1 जोड़ 6 बटे 100 का घात 5 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 106 बटे 100 का घात 5 हो जाएगा और इधर साइड में 10,500 गुना में रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 10,500 1.06 ओके, 106 बटे 100 था तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे 2 जीरो है, इसको हटाने के लिए 2 अंक से पहले यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो 1.06 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.06 का घात 5 हो गया। इसको 5 बार लिखेंगे और इसको 5 बार गुना करेंगे तो 1.33 आएगा। आगे भी आएगा लेकिन हम लोग बस 2 अंक तक लेंगे। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे 10,500 से 1.3 को। ओके, यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट नहीं है। ओके, इसको ध्यान देना है, पॉइंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो टोटल 13,965 रुपया आएगा। तो 13,965 ये हमारा आंसर आ चुका है, मिश्र धन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से मैथ भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंस की ओर, विज्ञान। पहला क्वेश्चन देखिए, वनों के लगातार खत्म होने के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और यह विश्व उष्मा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण होगा। वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। कौन से दर्पण अथवा लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार का होता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और चौथा ऑप्शन है समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सड़क के किनारे वृक्षों को लगाना पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, कैसे? 2 कारण लिखे। तो 2 कारण लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। पहला नंबर देकर, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को पेड़ सोख लेती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ उचित मात्रा में ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करती है जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस पर आपतित होने वाली किरणें प्रिज्मों के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर लेंस की मुख्य अक्ष की ओर मुड़ती है। जो प्रिज्म मुख्य अक्ष से जितनी अधिक दूर स्थित होता है उसका प्रिज्म कोण उतना ही अधिक मुड़ता है। यही कारण है कि प्रकाश किरणें विभिन्न कोणों से विचलित होकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त करता है। ये 7 रंग कौन से हैं? इसे आप चित्र आरेख के द्वारा समझाएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर में आपको बस यही डायग्राम बनाना है, इंद्रधनुष के 7 रंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो ये वाला जो डायग्राम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इसे आप अपने नोट कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा साइंस का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। पहला क्वेश्चन देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है, यह आदिल शाह का मकबरा है तथा कर्नाटक में स्थित है। उपयुक्त वाक्य किस स्मारक के संदर्भ में है? पहला ऑप्शन देखिए गुलबर्गा, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, चौथा ऑप्शन है आगरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, बीजापुर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर आप अपने विद्यालय में हैं और भूकंप आ जाता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का पालन करेंगे, दूसरा आपदा विभाग को फोन करके सूचित करेंगे, तीसरा प्रधान शिक्षक
के दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे। चौथा, अपने माता पिता को मदद के लिए बुलाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर के क्वेश्चन देखिए, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर दें। देखिए, अ, चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाना। ब, देखिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करना। स, देखिए पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना और मतदाताओं के द्वारा मतदान करना। फिर देखिए द, नामांकन को खारिज या रद्द करना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला, सबसे पहले ब, द, स, अ होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए अ, ब, स, द, या ऑप्शन नंबर सी ब, द, अ, स, या ऑप्शन नंबर डी स, द, ब, अ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब, द, स, अ। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कई प्रकार की योग्यता का निर्धारण किया गया है। कोई 4 योग्यता बताएं, कोई 4 योग्यता बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, विधानसभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता, कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हो सकता है बशर्ते उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हो। क, देखिए वह भारत का नागरिक हो। ख, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। फिर ग, देखिए वह पागल या दिवालिया ना हो। फिर देखिए घ, वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, जल चक्र को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए स्पष्ट करें। तो जल चक्र का एक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये जल चक्र का चित्र है। सबसे पहले समुद्र का पानी या फिर नदी का पानी या तालाब का पानी वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकरण होता है। उसके बाद ऊपर बादल जाकर वहाँ पर संघनन होता है। फिर वर्षा काल में यह वर्षा के रूप में बरसता है। फिर नीचे नदी नालों से होते हुए समुद्र में जाता है। फिर ये जो चक्र है ये चलते रहता है। तो इसी को आपको बनाना है। अगर इसके अलावा आप कोई और जल चक्र बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर बेसिकली आपको ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। वाष्पीकरण, संघनन, और यहाँ पर बादल, वर्षा, नदी, समुद्र, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। चित्र आप अपने तरीके से बना सकते हैं। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन स्थापत्य कला में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए सल्तनत कालीन और मुगल कालीन स्थापत्य कला में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, सल्तनत काल की स्थापत्य कला की विशेषता। तो यहाँ पर देखिए क नंबर, पहले यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ देख लेते हैं हम लोग। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए क नंबर, सल्तनत कालीन में निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए ख नंबर, भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया। फिर देखिए ग नंबर, सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरणों में मकबरों के निर्माण की शुरुआत हुई। अब देखिए घ नंबर, इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। तो ये तो हो गया हमारा सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में। अब लोग देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। देखिए मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, मुगल कालीन स्थापत्य कला की निम्नलिखित विशेषताएं। तो देखिए यहाँ पर विशेषताएं मैंने बताया है, लेकिन अंतर भी यही होगा। ओके, तो देखिए क नंबर, मुगल काल में पहली बार आकार और डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। फिर देखिए ख नंबर, निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा पलस्तर एवं गच्चकारी का प्रयोग। फिर देखिए घ नंबर, पित्रादुरा का प्रयोग, सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पद पर जवाहरात से की गई सजावट। फिर देखिए घ नंबर, इस काल में बनने वाले गुंबदों एवं बुर्जों को कलशों से सजाया गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से सोशल साइंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब लोग बढ़ते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। तो देखिए गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए कह पादपान
सिंचती। पहला ऑप्शन देखिए वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है मालाकार, तीसरा ऑप्शन है पादपा, चौथा ऑप्शन है शोभना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाकारः। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। पुष्पाणि इति पदे क विभक्ति प्रयुक्त। तो पुष्पाणि में कौन सी विभक्ति है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रथमा विभक्ति है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग पूर्ण वाक्यन की ओर। देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरत की ओर। तीसरा नंबर देखिए, गद्यांशात द्वे अव्यय चित्वा लिखत। तो यहाँ पर गद्यांश से हम लोगों को 2 अव्यय पद लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, गद्यांशात द्वे अव्यय पदम। पहला देखिए अत्र और दूसरा तत्र। अत्र और तत्र 2 अव्यय पद हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हिंदोला पदस्य अर्थम लिखत। तो हिंदोला का अर्थ लिखना है हिंदी में। तो चलिए इसका हम लोग अर्थ लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, काठ का बना हुआ वह बड़ा चक्कर जिसमें लोगों के बैठने के लिए ऊपर नीचे घूमने वाले छोटे छोटे चौखटे होते हैं, उसे हम लोग हिंदोले कहते हैं। ये हमारा हिंदी मीनिंग हो गया इसका। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा क्लास 7 का JCRT क्लास 7 का मंथली असाइनमेंट अक्टूबर का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ हो सके। करके आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह के हर प्रकार की वीडियो आपके पास भेजता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।